डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों का जो प्रयास है वो सिविल सर्विसेज के प्रति कुछ बेहतर करने का है। और हम लोगों की ये चाहत रहती है कि जो छात्र सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेहतर हम लोग मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में UPPCS 2022 के मेंस के फॉर्म भरे जा रहे हैं और आने वाले मंथ में मेंस होने की संभावना है। तो जिन छात्रों का प्री क्वालिफाई हो गया है, अब वो पूरी तन्मयता से अपनी मेंस की तैयारी में जुटे हुए हैं, तो उनकी इस तैयारी को थोड़ा सा धार देने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रयास ये करने जा रहे हैं कि जो हमारे चारों मेंस के पेपर्स हैं, GS फर्स्ट, GS सेकंड, GS थर्ड एंड GS फोर्थ, इन चारों पेपर्स के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को उठा करके उनकी एनालिसिस की जाए और उनके आधार पे इस वर्ष या आने वाले वर्षों में किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उनकी आंसर राइटिंग कैसे की जा सकती है, क्या क्या चीज़ें आंसर्स में इंक्लूड करनी चाहिए, इन बातों को लेके हम लोग अब चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे कहने का आशय आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि बेसिकली हम लोग GS के मेंस के चारों पेपर्स के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं, राइट। अब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करने के लिए हमें आंसर राइट करने के लिए मटेरियल भी तो होना चाहिए। हमारे पास कुछ तथ्य, आंकड़े और नॉलेज भी तो होनी चाहिए, तब तो हम आंसर राइटिंग करें। इसी कड़ी में शुरू करते हुए हम लोग आज शुरू कर रहे हैं GS फोर्थ पेपर यानी कि एथिक्स के पेपर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आज शुरू करते हैं। इंट्रोडक्टरी लेक्चर आज लेते हैं और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग धीरे धीरे और अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों की मेंस में अच्छी मदद हो सके, राइट। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फोर्थ पेपर के फर्स्ट टॉपिक नीति शास्त्र से, जिसको हम लोग इथिक्स भी बोलते हैं। एथिक्स सिविल सर्विसेज के सिलेबस में लाने का क्या मतलब है? बिल्कुल सीधा सा इसका तात्पर्य है कि सरकार चाहती है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे छात्र सिविल सर्विसेज में आएं जो अपने पूरे सेवा काल के दौरान उन आदतों, उन मूल्यों को अपने अंदर संजोए हुए हों जो व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के सामंजस्य के साथ समाज में या मानव जीवन में खुशहाली लाई जा सके। तो बेसिकली इस पेपर में हम लोग जितना भी हमारा सिलेबस है उसके एक एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि सिलेबस से बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। इट मीन्स आपको सिलेबस में दिए हुए सारे बिंदु, एक एक बिंदु दिमाग में बिल्कुल रट जाने चाहिए कि फला फला पॉइंट्स पे क्वेश्चंस बनने हैं। इवन जो हमारे आंसर्स की लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज का प्रश्न कोई भी फ्रेम हो जाए, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उस प्रश्न का एटलीस्ट 1/10 पार्ट आपको सिलेबस के शब्दों से ही मिल जाना है। और वो जो सिलेबस में शब्द लिखे हैं वो बिल्कुल कीवर्ड हैं। कीवर्ड मीन्स उन वर्डों का, उन शब्दों का आंसर में प्रयोग होना ज़रूरी है। तो मेरी तरफ से पहला गाइड यही है कि आप सभी लोग सिलेबस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। हाँ, मैं याद करने की बात कह रहा हूँ कि सिलेबस का एक एक शब्द आपकी जुबान में रटा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला वर्ड है इस सिलेबस में नीति शास्त्र एथिक्स, जिससे कि हम लोग
एथिक्स के पेपर के नाम से ही फोर्थ पेपर को जानते हैं कि फोर्थ पेपर एथिक्स का पेपर होता है, राइट। तो समझ लें कि एथिक्स होता क्या है। एथिक्स को आप लोग आचार शास्त्र भी कह सकते हैं या इसको कर्तव्य शास्त्र भी कह सकते हैं। अब शब्द आया है कर्तव्य शास्त्र, तो कर्तव्य कौन करता है? सिंपल सा मानव कर्तव्य करता है, राइट। तो अगर हम इसकी डेफिनीशन में जाएं, अगर हमसे प्रश्न ये बनाया जाए कि नीति शास्त्र क्या है, ऐसा प्रश्न आईएएस में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन पीसीएस में, वो यूपी पीसीएस हो या कोई अदर पीसीएस, स्टेट पीसीएस हो, ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस पे ही होते हैं, पर्टिकुलर शब्द की डेफिनीशन ही पूछ लेते हैं। अगर नीति शास्त्र की हम परिभाषा में जाएं तो इसको हम लोग कई तरह से परिभाषित कर सकते हैं। उनमें से एक तरीका ये भी हो सकता है कि कोई सामाजिक सामान्य मनुष्य जो कर्म करता है या जो ऐच्छिक कर्म करता है, उसके ऐच्छिक कर्मों के उचित अनुचित का निर्धारण कुछ सिद्धांतों, मापदंडों एवं आधारों के आधार पर किया जाना ही नीति शास्त्र है। अंतोगत्वा हम कहना ये चाह रहे हैं कि कोई सामाजिक मानव, अब सामाजिक मानव क्यों कहेंगे? अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो समाज में नहीं रह रहा है, समाज से बाहर कहीं जंगल में, कुटी में, गुफा में बैठ के अकेले साधना कर रहा है, तो उसके कर्तव्यों का समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ये बात आप लोग समझते हैं। तो जो हमारा प्रशासक है, जो आयोग चुनकर के लाएगा, वो तो समाज के बीच में रह के ही काम करना है ना, उसको गुफा में जाके तो काम नहीं करना है। नीति शास्त्र में हम सामाजिक मानव के उन ऐच्छिक कर्मों का अध्ययन करते हैं जो वो अपनी इच्छा अनुसार करता है। अब वो क्या करता है, उचित करता है कि अनुचित करता है, इसी बात का निर्धारण नीति शास्त्र करता है। तो अगर एक इसकी डेफिनीशन आपसे कही जाए कि 100 शब्दों में या 50 शब्दों में नीति शास्त्र की डेफिनीशन क्या होगी, तो आप लोग कह सकते हैं कि नीति शास्त्र में सामाजिक जीवन व्यतीत करने वाले कुछ मनुष्य या सभी मनुष्य मापदंडों, सिद्धांतों एवं आधारों पर उचित या अनुचित कार्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों के बीच में संतुलन स्थापित हो सके और इसी संतुलन से एक हैप्पी सोसाइटी यानी कि सुखमय जीवन की प्राप्ति होती है। यही हमारा नीति शास्त्र का उद्देश्य है। तो ये तो एक डेफिनीशन हो गई। दूसरी डेफिनीशन, अगर साइंटिफिक तौर पे आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि नीति शास्त्र एक आदर्श मूलक विज्ञान है। अब यहाँ पे शब्द आया है विज्ञान। विज्ञान वो ज्ञान, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान होता है, ठीक है। तो विज्ञान दो तरह का होता है, एक आदर्श मूलक या इसको नियमात्मक विज्ञान और दूसरा होता है वर्णनात्मक विज्ञान। जो वर्णनात्मक विज्ञान होता है वहाँ पे हर एक चीज़ फैक्चुअल होती है, हर एक चीज़ का एक फिक्स दायरा होता है। जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंतर्गत जिस विज्ञान की, जिस फैक्ट की स्टडी करते हैं वो आपका वर्णनात्मक विज्ञान है, राइट।
और वहाँ पे अब ग्रेविटी है तो ग्रेविटी अर्थ अपनी तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती ही है। वहाँ पे इस तरह का वर्ड नहीं आएगा कि अर्थ को किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, वहाँ चाहिए जैसा शब्द नहीं आता, वहाँ पे या तो होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो आदर्श मूलक विज्ञान है, ठीक है, वहाँ पे चाहिए वर्ड का प्रयोग होता है। जैसे हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी वाला बर्ताव करना चाहिए, हमें सहिष्णु होना चाहिए, हमें समाज में शांति स्थापित करना चाहिए, है ना। तो हर एक चीज़ के बाद में चाहिए शब्द यूज हो रहा है। तो नीति शास्त्र में अगर हम इसको वैज्ञानिक अध्ययन मानते हैं तो ये कहेंगे कि ये एक आदर्श मूलक विज्ञान है, जहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो अब हम जब ये देख चुके हैं कि यहाँ पे हमें उचित और अनुचित के बीच डिसाइड करना होता है कि हमारा कर्म, हमारा कार्य उचित है कि अनुचित है। जब हम लगातार किसी काम को करते हैं, अगर हम उचित काम करते हैं तो बोलते हैं कि हम नियमानुसार कर्तव्य कर रहे हैं। और जब हम नियमानुसार कर्तव्य करते जाते हैं तो ये जो नियमानुसार कर्तव्य है ये अभ्यास हो जाता है। यानी कि नियमानुसार कर्तव्य कार्य करने का हमें अभ्यास हो जाता है। जब हम लगातार नियमानुसार काम करने का अभ्यास करते हैं तो यही अभ्यास हमारे अंदर आदत को उत्पन्न करती है। इसको आप ये कह सकते हैं कि अच्छी आदत को जन्म देती है। और उचित कर्म करने से, नियमानुसार कर्म करने से जो आदत हमारे अंदर उत्पन्न होती है, इसी अच्छी आदत से हमारे अंदर सद्चरित्र का विकास होता है। सद्चरित्र का विकास होता है। और जब हमारे अंदर, मानव के अंदर सच्चरित्र का विकास होता है तो इस सच्चरित्र से उसमें सद्गुण भर जाते हैं, वर्च्यू। और यही सद्गुण मनुष्य को नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक शब्द हम और लेंगे, नीति। नीति का क्या अर्थ है, ठीक है। तो नीति का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि ले जाना। शाब्दिक अर्थ होता है इसका ले जाना या मार्गदर्शन करना। ले जाना, या इसको आप कह सकते हो मार्गदर्शन करना, है ना। अब मार्गदर्शन करना, किसका मार्गदर्शन करना? है ना। या ले जाने शब्द लेते हो तो किसे ले जाना, किसे ले जाना, ठीक है। कहाँ ले जाना, फिर कैसे ले जाना,
कैसे ले जाना, किसे ले जाना, कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना और क्यों ले जाना। तो जब हम ले जाने की बात करते हैं तो किसको हम ले जाना चाह रहे हैं? सामाजिक मानव के आचरण को, है ना। तो किसको हम ले जाना चाह रहे हैं? सामाजिक मानव के आचरणों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं? कर्तव्य के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर। सामाजिक मानव के आचरणों को कर्तव्य के पथ पर ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन कैसे ले जाना चाह रहे हैं? उचित अनुचित का निर्धारण करके। भाई अगर हमें कर्तव्य के पथ पे जाना है तो ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा कर्तव्य क्या उचित है, क्या अनुचित है ना। और क्यों ले जाना चाह रहे हैं? सिंपल सी सीधी सी बात है, इसलिए ले जाना चाह रहे हैं कि हमारे व्यक्तिगत एवं सामाजिक हितों के मध्य संतुलन स्थापित हो एवं सुखद मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके। कुछ बात आपको समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं की है। एग्ज़ाम में हमारे पास लिमिटेड शब्द होते हैं और लिमिटेड टाइम होता है, ठीक है। आपको लिमिटेड टाइम में बहुत ही कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहनी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी उसी तरह से करनी होती है। तो हमें अपने आंसर्स में मैक्सिमम कीवर्ड को इंक्लूड करते हुए अपनी सारी बात कहनी होती है। तो यहाँ पे मैंने जिस तरह से डिस्कस किया हुआ है, केवल एक पॉइंट को हम लोगों ने अभी डिस्कस किया हुआ है, नीति शास्त्र को। नीति शास्त्र क्या है, अगर इसकी परिभाषा हमसे पूछी जाती है तो ये 2 पैराग्राफ में हम परिभाषा लिख सकते हैं, है ना। एक तो कह सकते हैं कि ये आदर्शमूलक विज्ञान है, आदर्शमूलक विज्ञान है, ठीक है ना। आदर्शमूलक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, इसलिए ये एक आदर्शमूलक विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? विज्ञान इसलिए है कि ये मानव के, सामाजिक मानव के नैतिक आचरण का क्रमबद्ध अध्ययन है। नीति शास्त्र में हम मानव के आचरण का ही तो अध्ययन करेंगे ना। कोई भी क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान होता है, इसलिए ये विज्ञान भी है, ठीक है ना। नीति शास्त्र के द्वारा हम लोग कैसे सद्गुणों वाले मानवीय गुणों को विकसित कर सकते हैं, उसके लिए ये प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं, है ना। यहीं पे अगर ये अनुचित वातावरण के साथ में शुरू हो जाए तो जहाँ पे सद्गुणों का विकास होता है, सच्चरित्र का विकास होता है, यहाँ पे चरित्रहीन और दुर्गुणों वाले प्राणी का विकास हो जाएगा। इससे
समाज में अव्यवस्था हो जाएगी, अशांति हो जाएगी और समाज का नैतिक पतन हो जाएगा। ठीक है, तो आज की बात हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट को लेकर के डिस्कस करेंगे और उसके साथ में उस सिलेबस के पॉइंट से जुड़े हुए अब तक पूछे गए प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो आने वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग चैनल के साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।